हेलो ब्रियन, मेरा नाम सनी गौतम है और हम आपको बीएनएस की सीरीज पढ़ा रहे हैं। बीएनएस स्टार्ट किया हमको पढ़ाना। आपने अगर इससे पहले कभी बीएनएस नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको बीएनएस अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है बीएनएस के परिचय पे। जो पहला लेक्चर था हमारा कि बीएनएस क्यों आया, बीएनएस की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने आईपीसी को क्यों हटाया, आईपीसी हमने बीएनएस क्यों कर दिया। साथ ही दूसरा लेक्चर था हमारा कि जो आपके बीएनएस में अब 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं उनकी रेंज क्या होगी। इसके साथ में हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता विधेयक नाम से 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में एक विधेयक पेश हुआ था, जिसको 20 दिसंबर 2023 में लोकसभा से पारित किया गया। उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको 21 दिसंबर 2023 को पास कर दिया और साथ ही 25 दिसंबर 2023 को उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। ठीक है, इसके बाद वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है, जिसका नाम हो जाता है आपका भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023। ठीक है, साथ ही बीएनएस आपका जो लागू होता है वो 1 जुलाई 2024 से लागू होता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कल कि इसमें कुल टोटल 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कि बीएनएस का जो सेक्शन 1 है और 2 वो क्या कहता है। तो सेक्शन 1 बात करता है कि बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा। साथ ही सेक्शन 2 बात करता है कि बीएनएस में जो परिभाषाएं दी हुई है उनके बारे में सेक्शन 2 आपका बात करता है। ठीक है, आइए चलते हैं बोर्ड पे और आज हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीएनएस जो कि 2023 का है, इसमें कुल मिला के हमने देखा था कि आपके 30 अध्याय और 358 धाराएं हैं। साथ ही आपका जो चैप्टर 1 है वो बात करता है प्रारंभिक के बारे में। प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक के बारे में। इसमें टोटल 3 धाराएं हैं, 1 से लेके 3 तक। ये आपका चैप्टर 1 है और इसमें सेक्शन 1 जो आपका बात करता है वो बात करता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 1 जो बात करता है वो ये है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू कब से होगा। ठीक है, हम आपसे बता रहे हैं कि आप जब भी अब आगे वीडियो पढ़िएगा उस समय आपके पास बियर एक्ट होना कंपल्सरी है, क्योंकि हम परिभाषाएं बियर एक्ट से पढ़ेंगे। और अगर आपके पास बियर एक्ट होगा तो आप मेरे साथ बियर एक्ट हाईलाइट करते रहेंगे, मेरे साथ बियर एक्ट पढ़ते रहेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बीएनएस आप बिना बियर एक्ट के नहीं पढ़ सकते, तो आप बियर एक्ट लीजिए, साथ में अपने साथ पेन और कॉपी रख के लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 बात करता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने के बारे में। सेक्शन 1 में कुल मिला के आपके 5 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 जो बात करता है कि बीएनएस का संक्षिप्त नाम क्या होगा। संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 1 का सब क्लास 1 बात करता है कि इस संहिता का क्या नाम होगा, संक्षिप्त नाम का। तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। 2 बात करता है कि ये कब प्रारंभ होगा। तो सेक्शन 2 के बारे में बात किया हुआ विधेयक में आपके कि यह उस तारीख से प्रवर्तन में होगा जिस तारीख को केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। और केंद्र सरकार ने इसके प्रारंभ करने की तिथि क्या घोषित की, 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो आपका बीएनएस वो 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ है। साथ ही 3 आपका जो बात करता है, अगर आपके पास बियर एक्ट है तो आप बियर एक्ट देखिए, हम आपके साथ बियर एक्ट पढ़ रहे हैं। आपके पास किसी प्रकाशन की जो बियर एक्ट होती है वो होनी चाहिए। हम सेक्शन 1 का सब क्लास 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बात करता है प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। एक बार फिर से देखते हैं कि सेक्शन 1 का सब क्लास 3 आपका बात कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बीएनएस के प्रतिकूल कार्य करेगा और उसका वह भारत में अगर विचारणीय है, भारत में दोषी हो तो उसको बीएनएस के अधीन दंडित किया जाएगा। ठीक है, मतलब सेक्शन 1 का सब क्लास 3 आपका बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बीएनएस के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है और यदि वह भारत में दोषी है तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, वो बीएनएस के अधीन दंडित किया जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं जो है अंतः
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, क्षेत्राधिकार। आपसे शॉर्ट में पूछ लेता कभी कभी कि अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहाँ दिया हुआ है, तो वो सेक्शन 1 के सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। आप इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन 4 आप हम पढ़ रहे हैं, आप देखते रहिएगा। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचार का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य भारत के बाहर कर रहा है, और वह भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, तो यह माना जाएगा कि उसने वह कार्य भारत के भीतर ही किया है, इस प्रकार सेक्शन 1 का सब क्लॉज 4 बात करता है कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति कोई कार्य अगर भारत के बाहर कर रहा है और वह भारतीय विधि के अनुसार विचार का पात्र हो, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वह ऑफेंस भारत के अंदर ही किया है। साथ ही सेक्शन 1 का सब क्लॉज 5 बात करता है कि जो आपका बीएनएस है वो लागू कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 बात करता है कि इस संहिता के उपबंध मतलब बीएनएस के उपबंध भारत से बाहर और भारत से परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो वहां पे बीएनएस लागू होगा। मतलब कोई व्यक्ति जो भारतीय व्यक्ति है वो और भारत के बाहर जाके ऑफेंस कर रहा है तो उस पर बीएनएस लागू होगा। दूसरा बात कर रहा है भारत में पंजीकृत किसी पोर्ट या किसी विमान मतलब किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब भारत में कोई पंजीकृत पोर्ट या विमान है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई शिप है और उस पर कोई ऑफेंस किया जा रहा है, भले ही वह एयरक्राफ्ट या शिप भारत के बाहर हो ही क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। और तीसरा बात करता है कि भारत में अवस्थित भारत से परे और बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, मतलब भारत में कोई कंप्यूटर संसाधन स्थित है और उसको लक्ष्य बनाते हुए कोई ऑफेंस किया जा रहा है, भारत के बाहर से भले किया जाए, उस पर भी आपका बीएनएस अप्लाई होगा। तो सेक्शन 5 बात करता है कि बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो इसमें 3 है। ये बात करता है कि भारतीय नागरिक पर, ठीक है, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक भारत के बाहर कोई ऑफेंस कर रहा है उस पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। दूसरा बात कर रहा है बी वाला कि कोई आपका शिप है या कोई शिप या एयरक्राफ्ट है आपका है जो भारत में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण आपके भारत में हुआ है, अगर इस पर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। मतलब किसी शिप या किसी एयरक्राफ्ट जो कि भारत में पंजीकृत है इस पर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस व्यक्ति पर भी आपके बीएनएस अप्लाई होगा, भले ही वह ऑफेंस भारत के बाहर ही क्यों ना किया गया हो। तीसरा बात करता है जो है कि भारत में किसी कंप्यूटर संसाधन भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उस पर भी आपका बीएनएस अप्लाई होगा। ठीक है, और आपका एक इसमें और है 6 है, ठीक है, एक का सब क्लॉज 6 बात करता है कि बीएनएस आपका लागू कहाँ नहीं होगा, पहला बात करता है सरकार की सेवा के अधिकारियों पर, मतलब बीएनएस आपका अधिकारियों पर या फिर सैनिकों पर आपको पता होगा कि इसके लिए एक अलग विधि होती है। सैनिकों पर चाहे वो जल सेना वाले हो, थल सेना वाले हो या वायु सेना वाले हो, और किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, ठीक है, प्रभाव नहीं डालना। मतलब बीएनएस जो है आपका वो सरकार के सेवा के अधिकारियों के या सैनिकों पर या विदेशी या
सैनिकों पर या विशेष या स्थानीय वित्त पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी, तथा प्रतिकूल प्रभाव बीएनएस का नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार सेक्शन 1 खत्म होता आपका। तो आइए अब हम चलते हैं सेक्शन 2 पे, जो बात करता है परिभाषाओं के बारे में। तो आपका सेक्शन 2 बात करता है जो है परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं, इसमें कुल मिला के आपके 39 परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 का एक बात करता है आपका कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है, मतलब एक्ट। तो इन्होंने कार्य मतलब एक्ट में कहा है कि सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, जो कार्य के अंतर्गत आपके एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट भी आएंगे, मतलब जो कार्यों की एक श्रृंखला होती है वह कार्य के अंतर्गत सम्मिलित होगी। साथ में आपका दूसरी परिभाषा जो है वो दिया हुआ है आपके जीव जंतु के बारे में। जीव जीव जंतु के बारे में। जीव जंतु का मतलब क्या होता है, मानव से भिन्न कोई, मानव से भिन्न कोई प्राणी। ठीक है, मानव से भिन्न कोई प्राणी आपके जीव जंतु में आएंगे। तीसरा इन्होंने कहा है बालक, तीसरी परिभाषा है बालक की। बालक, और इन्होंने कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, आयु का व्यक्ति, ये बालक की परिभाषा में सम्मिलित होंगे आपके। और चौथी परिभाषा आपका है कूटकरण वाली। कूटकरण, फॉर्जरी, कूटकरण, तो मतलब एक के सादृश्य, सादृश्य कोई दूसरा बनाना, नकल करना, दूसरा बनाना, बनाना। ठीक है, एक के सादृश्य दूसरा बनाना। क्यों, प्रवंचना करने के लिए, प्रवंचना करने के लिए, या संभवतः यह जानते हुए कि संभाव्य है कि प्रवंचना की जाएगी, प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। मतलब जो कोई व्यक्ति सादृश्य कोई दूसरा वस्तु बनाता है, किसी एक वस्तु के समान दूसरा वस्तु बनाता है, और क्यों बनाता है, प्रवंचना करने के लिए या संभवतः यह जानते हुए कि भविष्य में ऐसी प्रवंचना की जाएगी, ये कहा जाता है कि वह कूटकरण करता है। साथ में आपका पांचवी परिभाषा आपकी न्यायालय की है। तो न्याय की परिभाषा में एकल न्यायाधीश, एकल न्यायाधीश, न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय, न्यायाधीश निकाय। ठीक है, जो विधि द्वारा सशक्त हो, जो विधि द्वारा सशक्त हो न्यायिक कार्य के लिए, न्यायिक कार्य के लिए वे न्यायालय कहलाते हैं। न्यायालय की परिभाषा में कहा गया कि एक कोई एक न्यायाधीश है या एक न्यायाधीशों का निकाय है, अगर वह विधि द्वारा आबद्ध है न्यायिक कार्य करने के लिए तो वह न्यायालय कहलाएगा। ठीक है, अगली परिभाषा आपकी 6 है। 6 आपका बात करता है मृत्यु के बारे में। मतलब डेथ क्या होती है, तो डेथ का मतलब होता है कि जब तक अन्यथा प्रतिकूल आशय ना हो मानव की मृत्यु अप्रिय है, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। ठीक है, आपका 7 बात करता है बेईमानी। बेईमानी, एक बार आप मेरे साथ कॉपी में लिखते रहिए जो है। इसके बाद आपका 8वां बात करता है जो है दस्तावेज। दस्तावेज मतलब दस्तावेज मतलब किसी पदार्थ पर अंक, चिन्ह, अक्षर द्वारा, अक्षर इन माध्यमों से जो है अंकित किया गया हो, अंकित किया गया, उसे हम दस्तावेज कहते हैं। इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं, डिजिटल अभिलेख। ठीक है, तो दस्तावेज का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ पर अंक, चिन्ह या अक्षर द्वारा कुछ भी अंकित तो उसे हम दस्तावेज कहते हैं। इसके साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख है वो भी आपके दस्तावेज की परिभाषा में आएंगे। 9 में आपका है, 9 में है कपट पूर्वक, कपट पूर्वक। ठीक है, साथ में आपका 10 बात करता है जो है ये लिंग के बारे में बात करता है, आपका जेंडर के बारे में बात करता है, ये आपका जेंडर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जेंडर में आपके पुरुष, महिला और उभयलिंगी, और उभयलिंगी
तीनों शामिल है, ठीक है। इसको जो है हम उभयलिंगी उभयलिंगी व्यक्ति, जो आपका उभयलिंगी, इसको हम उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 स्पष्टीकरण बात करता है कि जो उभयलिंगी शब्द है, इसको जो है हम उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम से इस वर्ड को परिभाषित करेंगे। जो परिभाषा इस अधिनियम में दी हुई उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 10 के बाद है आपका 11 बात करता है सद्भावना पूर्वक 11 जो की बात करता है सद्भावना पूर्वक। और सद्भावना पूर्वक मतलब आपने जो है कोई बात सद्भावना पूर्वक कही गई जब उसमें की जाती है जब आपने सम्यक सतर्कता बरती हो, सम्यक सतर्कता बरती हो, ठीक है। तो वह बात सद्भावना पूर्वक कही जाती है। इसके बाद आपका धारा 12 है जो बात करता है सरकार के बारे में। सरकार का मतलब होता है आपके केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों है आपके सरकार में। और 13 बात करता है संशय के बारे में, संशय, ठीक है। और इसके बाद आपका 14 है जो बात करता है छत के बारे में। और छत की अवधि 4 प्रकार से हो सकती है, शरीर, संपत्ति, मन और ख्याति। के बाद में आपका 15 है जो है अवैध के बारे में। अवैध में 3 चीजें हैं। पहला जो अपराध है या जो विधि द्वारा निषिद्ध है या सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। ये आपके अवैध की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आपका है 16 जो बात करता है न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश कौन होते हैं? तो न्यायाधीश से वह व्यक्ति रहते हैं जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो। इसके बाद 16 के बाद आपका 17 है, तो 17 बात करता है आपके बाद जीवन के बारे में। जीवन की परिभाषा दी हुई है, तो इसमें दिया हुआ जीवन से प्रेरित है मानव का जीवन। जब तक अन्यथा अभिप्रेत ना हो तब तक जीवन का मतलब है मानव का जीवन समझ। 18 बात करता है आपका जो है स्थानीय विधि का। स्थानीय विधि मतलब होता है जो किसी विशेष स्थान पे लागू हो, जैसे आपका यूपी रेवेन्यू 2006 है, ठीक है। इसके बाद 18 के बाद आपका 19 है, तो 19 बात करता है आपका पुरुष के बारे में। 19 आपका नर, किसी भी आयु का नर, ठीक है, पुरुष के अंतर्गत। आपका 20 बात करता है मंथ और ईयर मतलब मास और वर्ष। तो मास और वर्ष में हम देखते हैं ग्रिगोरियन हम इसको देखते हैं मंथ और ईयर में। मंथ और ईयर हम यहां से लेते हैं। साथ में आपका 21 बात करता है जंगम संपत्ति के बारे में। जंगम संपत्ति, ठीक है। तो जंगम संपत्ति में क्या क्या नहीं आएगा? तो भूमि या कोई वस्तु जो भूबद्ध हो या भूबद्ध से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है, अस्थायी रूप से जुड़ी हो। इन तीनों को छोड़ के बाकी संपत्ति आपकी जंगम संपत्ति में, या जिसको हम बोलते हैं अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपकी इसमें आते हैं। आपका जो है अब 22 नंबर जो कि आपका बात करता है वचन के बारे में। वचन या नंबर हम इसकी बात करते हैं NUM, ठीक है। तो 22 आपका आप इसको इस प्रकार से किए करेंगे 2-2 नंबर, ठीक है। आईपीसी में आपके 11 नंबर पे था, आईपीसी में 1-1 नंबर था, मतलब 11 नंबर पे आपका ये नंबर या वचन था, ठीक है। और यहाँ पे 22 नंबर पे आ गया। तो वचन का मतलब होता है आपके एक वचन या बहुवचन, एक वचन और बहुवचन,
दोनों सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही आपका 23 है जो बात करता है आपके शपथ के बारे में, ठीक है। आपका 24 है जो बात करता है आपके अपराध के बारे में, अपराध। तो अपराध की परिभाषा 24 जो बात करता है आपके अपराध के बारे में, अपराध की इसमें अपराध के लिए कुछ धाराएं मेंशन की हुई कि क्या क्या अपराध होगा, बट आप इसको लॉन्ग में पढ़ते हैं कि अपराध होता क्या है, अपराध के चरण कौन कौन से, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। तो इसको हम एक वीडियो में आपको लॉन्ग में पढ़ना, आपको ये लॉन्ग में पढ़ना होता तो एक वीडियो हम इसको आपको आसानी से बता देंगे, ठीक है। आप अभी तैयार करिए कि धारा 2 के सब क्लास 24 में जो है अपराध की परिभाषा दी हुई है, अपराध परिभाषित है, ठीक है। इसके बाद आपका 25 बात करता है आपका लोभ के बारे में और मिशन के बारे में। तो लोभ क्या होता है कि सपोज करिए आपको कोई कार्य दिया गया करने के लिए और आपने उस कार्य को नहीं किया, तो ये कहा जाएगा कि आपने उस कार्य को करने का लोभ किया, ये आपका लोभ होता है और मिशन होता है, ठीक। 26 में आपके व्यक्ति की परिभाषा है, व्यक्ति। तो व्यक्ति कंपनी, कोई निकाय या संगम, ये सारे व्यक्ति की परिभाषा में आपके सम्मिलित होते हैं। 26 के बाद आपका 27 बात करता है लोक के बारे में। लोक मतलब पब्लिक, पब्लिक के बारे में बात करता है। तो लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय, इसमें कोई भी वर्ग या समुदाय है आपका, समुदाय सम्मिलित है। 28 बात करता है आपका लोक सेवक के बारे में, लोक सेवक, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं कि लोक सेवक कौन कौन होता है। तो इसमें टोटल 11 बिंदु दिए हुए हैं जिनको हम लोक सेवक बोलते हैं। तो इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो अलग से बनेगी, आप उसको देखिएगा। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर। यहाँ से आपसे पूछता है, कंपटीशन वगैरह पूछता है कि कौन लोक सेवक है और कौन व्यक्ति लोक सेवक नहीं है। आपसे और LLB एग्जाम में पूछता है कि लोक सेवक आप किसे कहते हैं, तो वहां पे आपको इसको डिस्क्राइब करना होता है। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही आपका सेक्शन 29 बात करता है विश्वास का कारण, विश्वास का कारण, ठीक है। इसके बाद आपका जो है हम देखते हैं धारा 30 जो बात करता है आपका विशेष विधि के बारे में, स्पेशल लॉ, विशेष विधि, ठीक है। तो विशेष विधि क्या होती है, किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे जो विधि बनाई जाती है वो आपकी विशेष विधि होती है। जैसे कि आपके पॉक्सो, आपके SC/ST, आपके जो है NI वाले, NI एक्ट के हम NI, और इसके बाद जो है आपके जे, ठीक है, जुबिनल जस्टिस, ये सारे आपके स्पेशल विधि वाले हैं, ठीक है। बात करता है मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभू। 32 बात करता है जलयान के बारे में, जलयान के बारे में। और 33 आपका बात करता है जो है, 33 आपका है जो है स्वेच्छा। 34 है आपका बिल, बिल वसीयत वाला, ठीक है। इसके बाद आपका 35 है जो बात करता है महिला, महिला की परिभाषा दी हुई है। महिला में इन्होंने कहा कि महिला से किसी भी आयु की नारी का है सदोष अभिलाभ के बारे में, अभिलाभ। और 37 बात करता है सदोष हानि, सदोष हानि, ठीक है। आपका 36 बात करता है सदोषपूर्ण अभिलाभ और 37 बात करता है सदोष हानि, ठीक है। तो मतलब अवैध संपत्ति द्वारा आप कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उस लाभ को प्राप्त करने का आपका जो है, उस लाभ को प्राप्त करने के आप वैध रूप से हकदार नहीं, तो ये कहा जाएगा कि आपने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया। किसी को अवैध रूप से कोई हानि हो रही है तो हम उसको सदोष हानि कहते हैं। और इसके बाद आपका है 38 जो बात करता है आपका सदोष लाभ और सदोष हानि प्राप्त करना, सदोष लाभ व सदोष हानि, सदोष हानि प्राप्त करना, प्राप्त करना। और इसके बाद आपकी अंतिम परिभाषा है जो है 39 वाली, तो अन्य पद और परिभाषाएं हैं आपके, अन्य पद, अन्य पद व परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं जो इसमें परिभाषित नहीं उनको जो है हम आपके IP एक्ट और BNSS से उसी प्रकार से लेंगे जिस प्रकार से उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है धारा 2 की परिभाषाओं में एक सब क्लास 1 से लेके अब आपके 39 तक हमने एक बार पढ़ा
और समझने का प्रयास किया। आइए अब जो है हम इन परिभाषाओं को जो है ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं बस 5 मिनट में चुटकी बजा के। ठीक है?